हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत ही सुपर डुपर प्रश्नों का संग्रह लेके आई हूँ। ये पर्यावरण से संबंधित है और पर्यावरण से संबंधित सुपर डुपर ये प्रश्न है। और जो हमारी ये श्रृंखला जो टेस्ट सीरीज हमारी तैयार हो रही है 10,100 प्रश्नों की, उन्हीं में से ये लिया गया है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 9,999 प्रश्न। हाँ, 9,999 प्रश्न मैं पहले बना रही थी जब ये हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं कोई भी चीज़ आधी अधूरी प्रोवाइड नहीं कराती हूँ। मेरा ये रहता है कि अगर आप लोगों ने मुझे विश्वास किया है और कोई टेस्ट सीरीज़ आप ले रहे हैं या कोई प्रैक्टिस सेट आप मुझसे ले रहे हैं तो मैं आपको कंप्लीट दूँ। तो मैंने इसमें अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स इंक्लूड कर दिए हैं, और भी बहुत सारा जो डाटा है, संगठन वगैरह है, उनकी स्थापना वर्ष वगैरह है, ये सब भी ऐड कर दिया है। तो जिसके कारण क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं। साथ में एक ग्रुप भी प्रोवाइड करा दूंगी ताकि हम उसमें नवंबर के करंट भी कर लें। जहाँ तक पॉसिबिलिटी होगी 1 तारीख तक मैं 1 तारीख से आप लोगों की बुकिंग लेना स्टार्ट कर दूंगी। 1 तारीख से आप लोगों को मतलब बुकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और 6 से 7 वर्किंग डेज में ये आप लोगों के घर पहुंच जाएगी। जिन जिन लोग भी लेना चाहते हैं अपना नंबर व्हाट्सएप पर सेव तो करा ही दीजिए, ताकि स्टेटस के थ्रू पता चल जाए आपको कि हमारी ये टेस्ट सीरीज़ तैयार हो गई है। 5 या 6 टेस्ट और बचे हुए हैं, तो कल परसों में मोस्टली चांसेस हैं कि ये 1 तारीख तक आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन का लेवल आप समझ ही सकते हैं कैसा हो रहा होगा। अपने पिछले टेस्ट देखे होंगे इसमें। ये हमारी सीरीज़ का 15वां भाग है, इसके 14 भाग हो चुके हैं और आज हम पर्यावरण के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ताकि अगर मैं कुछ उससे संबंधित क्वेश्चन करवाती हूँ तो वो भी आप लिख के, जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है वो तो आपको मिल ही जाएगा, साथ में जो मैं एक्स्ट्रा करवा रही हूँ वो भी आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है? टेक्स्ट बुक के अनुसार पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता से भर। जैसे कि आपने देखा है जैव विविधता क्या होता है। देखो, जैव विविधता का मतलब जहाँ पे बहुत सारी विविधता, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो, बहुत सारे जीव जंतु जहाँ पर एक साथ मिलके रहते हैं, बहुत सारे प्लांट हो जहाँ पर, तो वो जो स्थल है वो जैव विविधता कहलाता है। भारत में चार चार जैव विविधता या हॉटस्पॉट क्षेत्र जिनको बोलते हैं, वो 4 क्षेत्र हैं भारत में। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है। भारत में जैव विविधता का द्वार या जैव विविधता का दरवाज़ा किसे बोला जाता है? तो उसका आंसर है पूर्वोत्तर के राज्य। जो पूर्वी हिमालय है या जो पूर्वोत्तर के राज्य है, वो जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। 4 जैव विविधता स्पॉट हैं भारत में, ये मेन याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन इसमें आगे दिया हुआ है और उसको याद भी रखिएगा कि भारत में जैव विविधता का द्वार किसको बोला जाता है। तो भारत में जैव विविधता का द्वार बोला जाता है पूर्वोत्तर राज्य को। आपसे पूछें कि भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, तो भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। कितने हैं? 4। सबसे पहला है हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है वो कौन सा है? दूसरा है। और तीसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र। तीसरा कौन सा है? इंडो बर्मा क्षेत्र। और चौथा है सुंदरलैंड। ये जो 3-4 हैं, ये जो जैव विविधता के 4 विभिन्न हॉटस्पॉट हैं। और सिंगल शब्दों में अगर हम बोलें कि जैव विविधता क्या होती है, तो जैव विविधता किसी विशेष क्षेत्र में जीवों या उनके रूपों को प्रदर्शित करता है। एक औसत से अधिक जैविक गतिविधि वाले क्षेत्र, यानी बड़ी संख्या में, मतलब औसत होता है तो नॉर्मली क्षेत्र कहलाता है, लेकिन बड़ी संख्या में औसत से अधिक जैविक प्रजातियां जहां पर मिलती हैं वो क्या कहलाता है? जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाता है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी किनारों पर है, जो कि एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यहाँ पर लगभग 6,000 पौधों की 6,000 पौधों की प्रजातियां हैं और 3,000 जो है स्थानिक माली, मतलब जो वहाँ पे क्षेत्रीय वाली हैं, वो 3,000 हैं। इसके अलावा लगभग 1,90,000 किलोमीटर क्षेत्र में वनस्पति फैली हुई है। सुंदरलैंड जो है बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल के दक्षिण में है। और जो सुंदरलैंड को 2013 में विश्व बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। सुंदरलैंड को याद रखिएगा, सुंदरलैंड को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया था? 2013 में किया था। ये सभी आपको ध्यान रखना है। एक है भारत बर्मा क्षेत्र, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, ये सब फैले हुए हैं। और जैव विविधता का द्वार किसे बोला जाता है? जैव विविधता का द्वार बोला जाता है पूर्वोत्तर क्षेत्र को। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? सलीम अली, राजेंद्र सिंह
कैलाश, इनको तो वाटरमैन बोला जाता है राजेंद्र सिंह को। सलीम अली पकवर्ड मैन बोला जाता है, पक्षी मैन बोला जाता है। इसके अलावा जो रविंद्र कुमार सिन्हा है उनको डॉल्फिन मैन बोला जाता है। किसको बोला जाता है? डॉल्फिन मैन रविंद्र कुमार सिन्हा। इनका कभी कभी नाम आर के सिन्हा भी पूछा जाता है, और तो इनको ही बोला जाता है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? रविंद्र कुमार सिन्हा है। ये बिहार के हैं और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। इनको क्या मिल चुका है? इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। और इनको डॉल्फिन संरक्षण के लिए ये गंगा में मुहिम भी चला रहे हैं, इसलिए इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और डॉल्फिन को अगर बोला जाए कि डॉल्फिन का दूसरा नाम क्या है, तो सॉस बोला जाता है। सॉस क्या बोला जाता है? सॉस बोला जाता है डॉल्फिन को। तो याद रखिएगा, ये डॉल्फिन को बचाने का काम करते हैं, उनको सेव करने का काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। सलीम अली को क्या बोला जाता है? सलीम अली को वर्ल्ड मैन बोला जाता है। और जो कैलाश सांखला है ये प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी हैं। इनको भारत का टाइगर मैन बोला जाता है, कैलाश सांखलिया को। याद रखिएगा, ये चारों नाम आप याद रखिएगा। कैलाश सांखलिया को टाइगर मैन बोला जाता है, सलीम अली को वर्ल्ड मैन बोला जाता है, राजेंद्र सिंह को वाटर मैन बोला जाता है, और रविंद्र कुमार सिन्हा को क्या बोला जाता है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, IUCN के द्वारा किस वर्ष से रेड डाटा बुक का प्रकाशन प्रारंभ किया गया है? 1963-64, 1968-69, 1948-49 या 1955-56? IUCN के द्वारा जो प्रकाशन की रेड डाटा बुक का प्रकाशन आरंभ किया गया है वो 1968 से आरंभ किया गया है। और ये जो रेड डाटा बुक है ये इसमें जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं, जो संकट में प्रजातियां होती हैं, उनकी पूरी सूची यहाँ पे रखी जाती है। इसको IUCN की लाल सूची भी बोला जाता है। विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक ये संकेतक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और आपसे पूछें कि ये जो IUCN है इसका गठन कब हुआ था, तो IUCN 1964 में बना था। IUCN कब बना था? IUCN का गठन 1964 में हुआ था। और इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय। यू का मतलब है यूनियन, मतलब संघ या संगठन। और सी का मतलब होता है कंजर्वेशन, मतलब संरक्षण। और एन का मतलब होता है नेचर, मतलब प्रकृति के संरक्षण, मतलब प्रकृति की चीज़ों का जहाँ पे संरक्षण किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का संरक्षण। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। रेड डाटा बुक का संकलन प्रकाशन कब से किया जा रहा है? 1968-69 से किया जा रहा है। और ये क्यों किया जाता है? इसमें संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उसका वर्णन इस रेड डाटा बुक में होता है। इसके अलावा यहाँ IUCN के पास सभी प्रकार की रिपोर्ट होती हैं और दिशा निर्देश होते हैं, और जिसके हर साल की रिपोर्ट तैयार होती है, कौन सी प्रजाति है जो संकट में है, कितनी प्रजाति हैं, ये सभी यहाँ पे होता है। आपसे पूछें कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड का ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय। अगर ग्लैंड आए तो ग्लैंड आंसर लगा दीजिएगा, अगर स्विट्जरलैंड ऑप्शन में आए तो स्विट्जरलैंड ऑप्शन लगा दीजिएगा। IUCN के मुख्यालय में। IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। ये जो फैक्ट बताती जा रही हूँ ना, ये सब कुछ करते जाइएगा। और ये रेड डाटा बुक के बारे में आए तो वही मैंने बताया है, जो भी स्थानीय जातियां हैं, विश्व की जितनी प्रजातियां हैं जो कि खतरे में हैं, उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और सबसे पहले इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की थी। वर्तमान बाद में इसको अपडेट करके 1964 में काम करना इसने स्टार्ट कर दिया था। आपसे पूछें कि भारत IUCN का सदस्य है? हाँ बिल्कुल है। 1969 से जो भारत है वो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के माध्यम से इसका सदस्य बना हुआ है। और इसका जो मुख्यालय है भारत का, वो दिल्ली में है। और 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर है? दिल्ली में है। आपसे पूछें कि भारत में वर्तमान में ये रेड डाटा बुक है, इसमें कितनी प्रजातियां हैं, तो 1355 प्रजातियां वर्तमान में हैं।
IUCN के में जो रेड डाटा बुक जारी होती है संकटग्रस्त प्रजातियों की, उसमें भारत की कितनी प्रजातियां रेड लिस्ट में शामिल हैं, और एक 1355 है, और अभी 2022 में 239 और नई जातियों को शामिल किया गया था। और आपसे पूछें ये रेड डाटा बुक है, इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। रेड डाटा बुक को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछें कि IUCN के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है रेजन अल मुबारक। रेजन या अल मुबारक भी आप याद रख सकते हैं, या रेजन भी आप याद रख सकते हैं। रेजन अल मुबारक इसके सदस्य हैं। अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, एक और क्वेश्चन, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, उसको आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957, आकांक्षा 1957 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, और उसको फॉलो कर लीजिएगा। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप स्पेशली MPPSC के लिए बनाया गया है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। एक व्हाट्सएप का चैनल भी बनाया है मैंने GK विद आकांक्षा के नाम से, उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और फेसबुक आकांक्षा शर्मा या अक्स 90.0 के नाम से आपको मिल जाएगा, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है? जैव विविधता मैंने आपको बताया था कि जैव विविधता किसे कहा जाता है। तो जैव विविधता जहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ, अलग अलग तरह की प्रजातियाँ एक साथ होती हैं, औसत से अधिक जो होती हैं, वो जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता का जनक जो थे वो एडवर्ड विल्सन या ओ विल्सन को बोला जाता है, जैव विविधता के पिता या जैव विविधता के जो जनक हैं, और इन्होंने जैव विविधता की खोज की थी। इसके अलावा जैव विविधता का जो शब्द आया था, जो शब्द दिया था, वो रोजन ने दिया था, इसको रोसेन भी बोलते हैं। शब्द अगर पूछें कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था, तो वो रोसन ने दिया था। और जैव विविधता के जनक पूछें किसने, जनक कौन थे, तो जनक एडवर्ड विल्सन थे। इन्होंने पौधों, कवक और बहुत सारे प्रजातियों की विविधता जो उन्होंने बताया कि जो पौधे होते हैं, कवक होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीव होते हैं, जब वो एक साथ रहते हैं तो उनकी एक साथ मिलकर एक प्रकृति का निर्माण करते हैं, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हैं, वो जैव विविधता कहलाता है। तो जैव विविधता की खोज किसने की थी? रोसेन ने की थी। और जैव विविधता के जनक किसको बोला जाता है? जैव विविधता का जनक जो होता है विल्सन बोला जाता है। आपसे बोलेंगे कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया? दे तो दिया रोसन ने, प्रयोग किसने किया था? तो वो विल्सन ने किया था। ये एक कीट विज्ञान शास्त्री थे। 1988 में इन्होंने जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। और आपसे पूछें कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर 1992 को जो जैव विविधता सम्मेलन आयोजन किया था, उसमें बताया कि 22 मई से जैव विविधता दिवस को मनाया जाएगा। हर 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 22 मई को। इसके अलावा भारत में जैव विविधता के लेखक कौन है जिन्होंने बुक्स लिखी थी? तो रोसन, वॉल्टर जी रोसेन जो थे इस बुक के लेखक थे, और इसको वर्ड को गढ़ा गया था 1986 में। आपसे पूछे कि जैव विविधता शब्द कहाँ से आया था, तो ये ग्रीक से बना है, जिसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, वो ग्रीक शब्द है, वहाँ से एक जैव विविधता शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो ये सभी चीज़ आपको रखना। अच्छा, ये हॉट स्पॉट जो अभी अपन लोगों ने पढ़ा है कि 4 जैव विविधता के हॉट स्पॉट होते हैं, ये जो हॉट स्पॉट शब्द जो दिया था सबसे पहले, वो नॉर्मन मॉयर्स ने दिया था। नॉर्मन मॉयर्स ने, किसने दिया था? नॉर्मन मॉयर्स ने दिया था जैव विविधता में हॉट स्पॉट शब्द। हॉट स्पॉट से याद रखिएगा, नॉर्मन मॉयर्स ने दिया। जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है? तो जैव विविधता का जो जनक कहा जाता है वो एडवर्ड विल्सन को कहा जाता है। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? WC रोजन ने दिया था। जनक का आंसर विल्सन हो जाएगा, शब्द का आंसर रोजन हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है वो ब्राज़ील में है। अपने यहाँ कितने हैं? 4 हॉट स्पॉट हैं। विश्व में कितने हैं? 36 हैं। हमारे यहाँ 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, और जो विश्व में 36 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित सहनशीलता का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया? लिविंग के द्वारा, ब्लैकमैन के द्वारा, सेल्फोर्ड के द्वारा, या एजी टॉन्सले के द्वारा? ये आपको बताना है।
कि पर्यावरण से संबंधित सहनशीलता का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये सेल्फोर्ड ने प्रतिपादित किया। किसने किया? सेल्फोर्ड ने प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है IWMI का मुख्यालय कहाँ है? ये मौसम से संबंधित एक संस्थान है। IWM और I, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इसको बोला जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है। इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, एक सेकेंड रखिएगा। IWMI का फुल फॉर्म क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान। ये इसका जो मुख्यालय है वो है कोलंबो में। कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय IWMI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलंबो में है। और कोलंबो कहाँ पर है? कोलंबो है श्रीलंका में, क्योंकि थोड़ा सा अलग से है, अलग से ही इसका हेडक्वार्टर दिया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर है? जल प्रबंधन के लिए ये काम करता है। ये भी आपको याद रखना। जल प्रबंधन के क्षेत्र में सुझाव देता है पूरे विश्व में, जो इसके जगह जगह हर जगह पे हर स्टेट में इसके जो हेडक्वार्टर बने हुए हैं वहाँ पर ये अपनी जो है सुझाव देता है किस तरह से जल प्रबंधन किया जाए। अगला क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग किसने किया? बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग किसने किया? इसको किया था एडवर्ड सुयेस ने। बायोस्फीयर रिजर्व से याद रखिएगा, मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे पहले प्रयोग किया था एडवर्ड सुयेस ने। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछें कि जैव विविधता या बायोस्फीयर रिजर्व शब्द या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ किसने प्रतिपादित किया था? एडवर्ड सुयेस ने किया था। और यूनेस्को के मानव और जैव मंडल प्रोग्राम 1971 के तहत इसको मान्यता प्राप्त है। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द 1971 में आया था। किसने दिया था? एडवर्ड सुयेस ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी जबरदस्त तूफानी रामबाण प्री टेस्ट महाअभ्यासिका। इसको आप टेस्ट के रूप में ले लो, इसको आप प्रैक्टिस के रूप में ले लो, इसको आप MCQ प्रैक्टिस के रूप में ले लो, इसको आप अभ्यासिका के रूप में ले लो, या इसको आप अपने पूरे संपूर्ण सिलेबस के रिवीजन के तौर पे ले लो। ये हर चीज़ में एकदम परफेक्ट फिट बैठ रही है। 10,000 कम से कम 10,200 प्रश्नों का ये कलेक्शन है। सब कुछ MCQ में है। कोशिश करूँगी कि इसके साथ आपको एक करंट अफेयर्स की पत्रिका भी फ्री दे पाऊँ। अगर हो पाया 1 तारीख तक करंट अफेयर्स की फ्री मैगज़ीन भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं इसके साथ, अगर हो पाया तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करंट की एक मैगज़ीन भी उपलब्ध करा दूंगी। लेकिन ये बहुत ही शानदार है। इसके क्वेश्चन किस तरह से आप देख रहे हैं, मैं उसी से ही आपको करा रही हूँ। बहुत ही कम रेट में आपको ये उपलब्ध करवा दूंगी। जो भी लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पर हाई करके अपना नंबर ज़रूर सेव करवा दीजिएगा, ताकि स्टेटस पर जैसे ही इसकी बुकिंग हो, क्योंकि हमारा जैसे क्राइटेरिया है, हम शुरू के जो 50 लोग रहते हैं उनको कम रेट पर उपलब्ध कराते हैं। ये कारण इसलिए रहता है क्योंकि वो हमारे मतलब ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जो केवल मुझ पे ही भरोसा करते हैं और हर बार टेस्ट सीरीज़ लेते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तभी से ही वो मेरे पे ही विश्वास करके रखते हैं कि मैं मैम का टेस्ट सीरीज़ दूंगा या लूँगी। तो इसलिए हम उनको बहुत शुरू के 50 लोगों का हम जितना भी हो पाता है बहुत ही कम मार्जिन में हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए जो भी लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके अपना नंबर सेव करा दीजिए। जैसे ही बुकिंग आना होगी स्टार्टिंग के 50 लोगों को जो भी डिस्काउंट मिलेगा उसमें आप लोग भी शामिल हो जाएंगे जो कन्फर्मली लेना चाहते हैं। 10,000 लगभग 10,200 प्रश्नों का है। कोशिश करूंगी कि करंट अफेयर्स भी आपको फ्री मिल जाए। तो जो भी लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिएगा। बहुत ही शानदार सिलेबस। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं किस तरह से टेस्ट हैं, तो ये यूनिट वाइज हैं। जैसे कि अगर करंट लिखा है तो करंट के क्वेश्चन होंगे, लिखा है जनगणना तो जनगणना के क्वेश्चन होंगे, लिखा है भूगोल तो भूगोल के क्वेश्चन होंगे, लिखा है मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था तो वही होगा, नदी लिखा है नदी होगा। तो इस प्रकार से टॉपिक वाइज यूनिट वाइज ये टेस्ट तैयार किए गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती? सबसे पहले
पहले इसका आंसर देख लो, फिर मैं बताती हूँ कौन कौन सी नोबल गैस होती हैं। कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती? नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन या रेडॉन? तो इसमें से जो वायु में नहीं पाई जाती है वो है रेडॉन। ये जो नोबल गैस होती हैं वो समूह 18 की गैसें होती हैं। आवर्त सारणी में जो समूह 18 होता है उसकी जो गैसें होती हैं वो नोबल गैस कहलाती हैं, और ये निष्क्रिय गैस होती हैं। निष्क्रिय गैस इनको इसलिए बोलते हैं कि जो परमाणु रहता है, इनका जो परमाणु रहता है वो अपना अष्टक पूरा किया हुआ होता है। जब उसके अंतिम कक्ष में 8 पूरे होंगे या 2 पूरे होंगे पहले कक्षक में, तो वो ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। तो ना तो वो ग्राही है ना ही वो दाता है, कुछ कुछ क्रिया हो ही नहीं रही है। वो तो अपना एक जगह पे स्टेबल हुआ बैठा है, क्योंकि उसके पास तो अपने पूरे इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु गति तब करता है जब भी उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, या अपने अष्टक पूरा करने के लिए, या उसको इलेक्ट्रॉन 9 अलग इलेक्ट्रॉन है तो 8 पूरे करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसको जल्दी रहती है, या अगर 7 हैं तो उसको 1 लेने की ज़रूरत पड़ती है, 6 हैं तो उसको 2 लेने की, इसलिए वो क्रिया करता है। अब जब पहले से उसके पास 8 पूरे होंगे तो वो निष्क्रिय हो जाता है। तो यही है कि नोबल जो गैसेस होती हैं उनके अष्टक पूरे होते हैं और उनको किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये समूह 18 के तत्व होते हैं। ये भी याद रखिए, आपसे पूछेंगे कि जो नोबल गैसेस हैं या आइडियल गैसेस हैं वो किस समूह में रहती हैं, तो वो समूह 18 में रहती हैं। इसके अलावा समूह 18 को निष्क्रिय गैसों का समूह भी बोला जाता है। इन आर्गन सहित इन गैसों की एक श्रृंखला का ये समूह, इसमें हीलियम होता है, हीलियम का भी अष्टक पूरा होता है, नियॉन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जिनॉन होता है, रेडॉन होता है। ये इसकी गैसें होती हैं। रेडॉन सभी में से एकमात्र रेडियोधर्मी है, और रेडॉन के आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी नोबल गैस रेडियोधर्मी होती है, तो रेडॉन जो होती है वो रेडियोधर्मी होती है। जो निष्क्रिय गैसें कितनी होती हैं? 6 होती हैं, ये भी याद रखिएगा। निष्क्रिय गैसेस कितनी होती हैं? 6 होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। सभी लोग कमेंट जरूर करते जाइएगा। जिन लोग भी मेरे वीडियोस पसंद करते हैं, सभी के कमेंट आते हैं, मैं पढ़ती हूँ। बहुत सारे एकदम से क्या होता है, जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ फिर जनरली कोई मुझे मैसेज करता है तो मुझे वो याद रहता है कि आप लोगों ने मुझसे किसने कमेंट किया था। तो सभी लोग कमेंट जरूर करते जाइएगा। आपसे पूछें कि सबसे हल्की नोबल गैस कौन सी है? सबसे हल्की नोबल गैस होती है हीलियम। हीलियम जो है वो सबसे हल्की नोबल गैस है, और ये रंगहीन गंधहीन नोबल गैस होती है। तो याद रखिएगा, सबसे जो हल्की जो गैस है वो कौन सी है, नोबल गैस है, वो है हीलियम। वायुमंडल में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? रेडॉन नहीं होती। किस समूह की है नोबल गैस? समूह 18 की है। टोटल कितने होते हैं समूह 18 में? 6 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया? 2015, 2016, 2017 और 2019। मृदा वर्ष घोषित किया था 2015 को। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किसको किया गया था? 2015 को किया गया था। इसके अलावा दालों को किया गया था 2016। दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसको घोषित किया गया था? 2016 को किया गया था, और 2015 को मृदा वर्ष घोषित किया गया था। आपसे पूछें कि 2024 को किसकी किया? कैमलिट्स का किया गया। कैमलिट्स 2024 को किसका किया? कैमलिड का। और 2023 को किसका किया गया? 2023 को बाजरा वर्ष किया गया। किसका? बाजरा वर्ष। 2025 को ग्लेशियर, 2025 को किसका होगा? ग्लेशियर। और 2026 को चरवाहों का किया गया। 2026 को किसका? चरवाहों का। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा रिसेल कार्सन या राहेल कार्सन। राहेल कार्सन या रिसेल कार्सन इसका आंसर हो जाएगा। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक पर्यावरण की विज्ञान की ये पुस्तक है, और 1962 में ये प्रकाशित हुई थी। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक कौन सी है? रिसेल कार्सन। फ्रेंड्स, ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं। अगर आप थ्योरी नोट्स चाहते हैं बहुत ही शानदार सुपर डुपर फैक्ट के साथ, इसमें वर्ल्ड लाइनर फैक्ट भी है, इससे आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप हमारी टेस्ट सीरीज़ या हमारा प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ये यूनिट वाइज तैयार किए गए हैं। टोटल 11 बुकलेट हैं, इसमें 10 यूनिट वाइज हैं प्लस एक करंट की बुक है। टोटल 11 बुक आती हैं। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है जहाँ पर हम आपको इसकी तैयारी कराते हैं।
इसमें ये यूनिट वाइज है, जैसे एमपी हिस्ट्री, कल जो है कला संस्कृति है, इतिहास है। भारत के इतिहास में लगभग 2-3 हज़ार वन लाइनर फैक्ट डाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो लगभग 20-25 सालों से पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही भारत के विश्व भूगोल में लगभग 5 से 10 हज़ार फैक्ट डाले जा रहे हैं। भारत मध्य प्रदेश खेल कूद में जो खेल कूद है उसको बहुत शानदार तरीके से हैंड रिटन कवर किया गया है, जिससे पढ़ने में आसानी हो। ऐसे ही एमपी की जो अर्थव्यवस्था है, एमपी की राज व्यवस्था है, उसको बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट सहित कवर किया है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी में करीब 1 से 2 हज़ार फैक्ट डाले हैं और यूनिट 7 में भी करीब 2 हज़ार प्लस वन लाइनर डाले हैं। और ये आयोग का पहले चार्ट दिया है, फिर उसके क्वेश्चन डाले हैं, और साथ में टेस्ट सीरीज में भी करीब 900 से 1000 प्रश्न इसमें आयोग के दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, और इसका जो नोट्स का चार्ज है वो 2599 है, प्लस कुरियर चार्ज अलग है। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में ही बता चुकी। जो भी ये लेना चाहते हैं, फैक्ट पढ़ के अपना टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो ये ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रीलिम्स और ये वाले प्रीलिम्स दोनों के लिए ये काम देंगे आपको। और ऐसे ही हमारा टेस्ट भी ये वाला और अगले दोनों प्रीलिम्स के लिए काम देगा। तो जो भी लेना चाहते हैं, ये नंबर दिया है, आप मुझे इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।